Hello students, in this chapter so far we have studied about stress and strain, and now what is stress? Stress is the force per unit area applied on a body, and strain is all about the change in configuration of that body due to that stress. सीधी सी बात ये है, आपने किसी चीज पे स्ट्रेस लगाई, अब आपने ये स्ट्रेस नहीं लगाई, आपने तो सिर्फ फोर्स लगाई उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। जब आपने फोर्स लगाई तो उस बॉडी ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई। उस बॉडी ने किसने? उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स ने। जब उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो उनमें एक स्ट्रेस पैदा हुआ, ठीक है। उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की कन्फिगरेशन चेंज हो गई, और चेंज इन कन्फिगरेशन को हम बोलते हैं क्या? स्ट्रेन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो स्ट्रेस आपने अप्लाई किया है या आपकी फोर्स की वजह से जो बॉडी पे स्ट्रेस आया है, उस स्ट्रेस की वजह से ही उस बॉडी की कन्फिगरेशन चेंज हुई है, उस बॉडी की उस बॉडी में स्ट्रेन को छाया है। तो अब उस स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे, एंड दैट रिलेशनशिप विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय हुक्स लॉ। हुक्स लॉ से हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन किस तरह से काम करते हैं। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि जिस तरह से जैसे जैसे आप किसी भी बॉडी पे स्ट्रेस इंक्रीज करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये कोई बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे आप जिस तरह से स्ट्रेस इंक्रीज करते जाएंगे, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, वैसे वैसे ये बॉडी इलोंगेट होती जाएगी। इलोंगेट होने का मतलब है कि इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो लेंथ अगर बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि इस पे स्ट्रेन चेंज हो रहा है, तो स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इट्स ऑल अबाउट हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्ट्रेन। समझ में आ गई बात? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस on a body is directly proportional to its strain। तो बात कहीं ना कहीं समझ में भी आती है। वो बात कैसे समझ में आती है कि जैसे जैसे किसी बॉडी पे, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं कि स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के, मतलब स्ट्रेन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। स्ट्रेन का मतलब है आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के आपने उसकी लेंथ चेंज की, लेंथ की वजह से उसकी कन्फिगरेशन में बदलाव आ गया। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, कन्फिगरेशन का मतलब है या तो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट में मॉलिक्यूल्स दूर दूर जा रहे हैं या पास पास आ रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुल करके वापस से पास लाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट हमेशा थियोरेटिकल वैल्यू को प्रैक्टिकल वैल्यू के इक्विवेलेंट लाने के लिए होता है। तो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, दिस इज द कांस्टेंट, और ई इज इक्वल टू stress upon strain. Now what is E? E is the property of the material. कौन सा प्रॉपर्टी? आपके पास फॉर एग्जांपल दो वायर हैं, एक स्टील का है एक कॉपर का है, दोनों पे आपने फोर्स लगाई, दोनों को एलोंगेट करने की कोशिश की। मुझे बताइए क्या दोनों ही वायर्स पे सेम फोर्स लगाने से वो सेम लेंथ के लिए एलोंगेट हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्टील एक अलॉय है, वहां ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। कॉपर एक प्योर कंडक्टर है, वहां कम ताकत लगानी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है कि जो ई जो है वो
किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को शो करता है और इसको हम बोलते हैं क्या, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, कि कोई जो मटेरियल कितना रिजिड है या कितना वो इलोंगेट हो सकता है। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, या इसको हम इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। रिजिडिटी क्या है ये, दिस इज, इट इज द property of material which shows that how much a material can undergo through strain due to applied स्ट्रेस के लगने से कितना स्ट्रेन उसमें आ सकती है। हर मटेरियल की स्ट्रेन अलग अलग होगी ड्यू टू द सेम स्ट्रेस। ठीक है, तो अब यही फॉर्मूला जो है वो अलग अलग जगह लगना शुरू हो जाएगा। अब वो अलग अलग जगह कैसे लगेगा वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ है यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस इंपॉर्टेंट है, कई तरह से क्वेश्चंस बनते हैं यंग्स मॉड्यूलस पे। अब वो कैसे बनते हैं वो देखेंगे हम। तो फर्स्ट टॉपिक इज यंग्स मॉड्यूलस। तो हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन यहां लिख देता हूं, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई हो गया। अब बात करेंगे यंग्स मॉड्यूलस की। यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस को गामा या वाई से डिनोट किया जाता है। कुछ कुछ बुक्स में इसको गामा से डिनोट किया जाता है और कुछ कुछ बुक्स में इसको वाई से डिनोट किया जाता है। सो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, कोई भी सिंबल आपको मिले। तो मेन बात यह है कि यंग्स मॉड्यूलस कहता क्या है। यंग्स मॉड्यूलस किस चीज के बारे में है। यंग्स मॉड्यूलस ये कहता है कि कोई भी वायर है, इस वायर की जो ओरिजिनल लेंथ है, द ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इज एल। ठीक है, और इस वायर पे हमने क्या किया, इस वायर पे हमने स्ट्रेस लगाई, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस डाली इस पे, तो उसकी वजह से इस वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, कितनी, dl। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रेस आपने अप्लाई किया है डिवाइडेड बाय इट्स स्ट्रेन विल बी नोन एज यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, तो देखिए मतलब बेसिकली यंग्स मॉड्यूलस बात करता है लेंथ की इलोंगेशन की। कोई भी लेंथ कितनी इलोंगेट हुई है, ठीक है, या आगे अब कंप्रेशनल भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी लेंथ कितनी इलोंगेट हो रही है उसकी बात कौन करता है, दैट्स विल बी इन यंग्स मॉड्यूलस। तो देखिए अकॉर्डिंग टू यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस नहीं, अकॉर्डिंग से स्टार्ट नहीं करते, इसको स्टार्ट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड on the cross-sectional area
या फोर्स अप्लाइड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि फोर्स अप्लाइड ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस होता है, F by A is equal to stress cross sectional area will be it is the ratio of force applied on cross sectional area and strain produced in its length. ठीक है, सो यंग्स मॉडुलस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस आपने कितना अप्लाई किया, F अपॉन A, और स्ट्रेन कितना आया, हमने कहा इसको DL की बजाय हम डेल्टा L लिख लें। DL बहुत स्मॉल चेंज होता है, तो इसको आपने लिख लिया क्या, डेल्टा L, और स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, चेंज ऑफ कन्फिग्रेशन अपॉन ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो इस वैल्यू को अगर मैं लिखूं, सो इट इज F अपॉन A, और ये L फोर्थ टर्म है, L बाई डेल्टा L। दिस इज द यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस पे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और यंग्स मॉडुलस बेसिकली आपसे किसी भी कोई वायर दिया होगा, उस वायर की आपको कुछ एक स्पेसिफिक लेंथ दी हुई होगी, और यंग्स मॉडुलस भी मान लीजिए दिया होगा, तो आपसे ये निकलवा लिया जाएगा कि इतना फोर्स अप्लाई करने पे हमें कितना एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल मिलेगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अपन क्वेश्चंस ऐसे। तो देखिए, एक मिनट मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूं। एक क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं फटाफट। देखिए एक क्वेश्चन, तो देखिए एक क्वेश्चन क्या कहता है कि 25 Newton force applied on a wire of length 1 meter of length 1 meter having cross-sectional area 1 mm square find stretch in लेंथ में जो स्ट्रेच आया है वो हमें निकालना है कि लेंथ कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज हुई है, और आपको उसका जो यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, दैट यंग्स मॉडुलस इज 1.1 into 10 to the power 1.1 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द यंग्स मॉडुलस। तो देखिए आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है, इसको कैलकुलेट करके आप स्ट्रेच निकाल लेंगे। मतलब आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू F अपॉन A इंटू L बाई डेल्टा L। तो F की वैल्यू 25, A की वैल्यू आपको 1 mm स्क्वायर, जितनी भी वैल्यूज हैं सबको मीटर में बदल लीजिएगा। तो ये हो जाएगा, mm को आप मीटर में चेंज करेंगे 10 to the power -3, और ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो L 1 मीटर है, डेल्टा L आपको निकालना है, और जो यंग्स मॉडुलस है वो 1.1 इंटू 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर है। आप यंग्स मॉडुलस की टेबल नोट कर लीजिएगा बुक से, ठीक है। आप सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, तो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 10 to the power -6 इंटू 1.1 इंटू 10 to the power 11। दिस विल बी द डेल्टा एल।
ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है यहाँ पे इसमें, वो पॉपुलर क्वेश्चन क्या है कि ये आपके पास कोई रिजिड सपोर्ट है और यहाँ से 2 वायर्स लटके हुए हैं, नहीं 2 वायर्स नहीं है, इन पे एक मास यहाँ है और इस पे एक मास यहाँ है। ये वायर है स्टील का, ये वायर है ब्रास का, ठीक है। इस पे मास है 6 kg का, इस पे मास है 4 kg का। इसकी लेंथ है 1 मीटर, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का ही जो दिया है दैट इज 2 या मैं कहूँ 2 mm। क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 mm स्क्वायर का है। हमें जो कैलकुलेट करना है वो कंप्लीट स्ट्रेच कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो एक बार समझ लीजिए, कल आप खुद पाएंगे इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि देखिए, कुछ वेट यहाँ है, कुछ वेट यहाँ है, तो आप दोनों को अलग अलग स्ट्रेच निकालेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, डेल्टा एल निकाल लेंगे, किसके लिए, स्टील के लिए। तो स्टील के लिए निकालेंगे, तो स्टील के लिए क्या करेंगे, आप स्टील की लेंथ रख देंगे, ठीक है। अब फोर्स इस पे कितना लग रहा है, तो देखिए इस वाले वायर पे फोर्स कितना लग रहा है, इस वायर वाले वायर के नीचे ये 6 kg मास भी है और इस वाले वायर के नीचे ये 4 kg मास भी है, ठीक है। तो 6 + 4 10 kg मास को ये होल्ड कर रहा है। 10 kg मास को आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्रेविटी ही तो इस पे फोर्स लगा रही है। 10 का मल्टीप्लाई तो 100 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है, तो 100 यहाँ पुट कर देंगे जब आप स्टील के लिए कैलकुलेट करेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है आपको, यंग्स मॉड्यूलस स्टील का दिया हुआ होगा, वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ डेल्टा एल निकल के आएगा स्टील का। अब बात करते हैं ब्रास की, कि ब्रास का कैसे निकलेगा। कि ब्रास का जब आपको कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ब्रास की आप फोर्स, अब ब्रास के नीचे कितना वेट है, ब्रास के नीचे वेट सिर्फ 4 kg है, तो इसका मतलब है इस पे जो मास लग रहा है, सॉरी इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है, 4 × 10 40 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है। 1.5 मीटर की लेंथ है, 2 mm स्क्वायर का इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सब पुट कर देंगे, ब्रास की डेल्टा एल आ जाएगी। दोनों का डेल्टा एल आप ऐड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास ये दोनों वायर है और इसका जो कंप्लीट डेल्टा एल है वो दिया हुआ है, कंप्लीट स्ट्रेच दिया हुआ है आपको, ठीक है। और आपको क्या निकालना है कि ये जो वायर्स हैं इनका जो कंप्लीट स्ट्रेच है वो ये दिया हुआ है, तो आपको इनका इंडिविजुअल स्ट्रेच निकालना है कि अलग अलग दोनों में स्ट्रेच कितना हुआ है। तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं, कुछ अलग अलग वैल्यूज आती हैं। चलिए तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। हम आगे हम पढ़ेंगे बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस के और क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।